हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मयंक में। मेरा नाम मयंक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो भी हमारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं एमआरएस केवीएस और एनवीएस के, तो ये पूरा एक चैप्टर हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन जो है। ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये एमआरएस के सिलेबस से ही मैंने उठाया है। उसका जो यूनिट 4 है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम। हम्म, तो अगर हम इसको एक कहानी के तरीके से देखें तो आप सोचिए कि एक छोटा सा घर है मध्य प्रदेश के एक शहर में। ठीक है, इस घर में रहता है कौन? रवि। रवि और उसकी फैमिली रहती है। रवि के पापा हर महीने 20,000 रुपये कमाते हैं। अब दिक्कत शुरू यहाँ होती है कि घर की जरूरतें तो देखो, वो तो बहुत है कि राशन भी लाना है, स्कूल की फीस भी जमा करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, मोबाइल रिचार्ज कराना है, दवाई लानी है, कपड़े पे खर्च करना है, कितने सारे खर्चे हैं। और ऊपर से रवि चाहता है कि उसको एक नया फोन भी चाहिए, न्यू स्मार्टफोन चाहिए। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या शुरू होती है? स्कैरसिटी की, अभाव। स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है ये बेस है पूरी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अगर पूछ रहा है कहीं तो स्कैरसिटी इज द बेस ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब तो अब यहाँ का पर क्या प्रॉब्लम हुई कि यहाँ पर मनी तो लिमिटेड है 20,000 रुपये, लेकिन ज़रूरतें क्या है? वो अनलिमिटेड है। मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है, बट वांट्स क्या है? वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो इसी के कारण पैदा होती है क्या? स्कैरसिटी की प्रॉब्लम। स्कैरसिटी का मतलब जीरो रिसोर्सेज नहीं होता कि रिसोर्सेज हैं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है उससे कम है। मतलब बल्कि मतलब यहाँ पर वांट्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकम, इसलिए यहाँ पर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो स्कैरसिटी की जैसे यहाँ प्रॉब्लम अराइज हुई, तो उस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम से ही क्या चीज़ उत्पन्न होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। तो ये चयन की समस्या क्या है? ये दोनों चीज़ें मूल हैं इकोनॉमिक्स की। तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, तो अब जब रवि के पापा को डिसाइड करना है कि पहले बीज भरें या फ़ोन खरीदें, कपड़े लें या फ्रिज रिपेयर करें, तो हर डिसीजन में जो है एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना होता है। तो अगर फ़ोन लिया तो वो फ्रिज रिपेयर डिले होगा, फ्रिज रिपेयर किया तो फ़ोन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि जो मनी है, 20,000 रुपये है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अगर एक चीज़ में उसका उपयोग करेंगे तो दूसरों में हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इसी डिसीजन मेकिंग की एक साइंस है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग देखें तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से आया हुआ है, ओइकोस एंड नेमी। ओइकोस मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमी मतलब होता है टू मैनेज। मतलब जिस तरीके से रवि की जो कहानी सुनाई है मैंने, तो रवि के पापा क्या कर रहे हैं? लिमिटेड इनकम को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इसी बात की स्टडी करती है कि हाउ पीपल एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब जो दुर्लभ संसाधन है उनका अमोंग ऑल्टरनेटिव यूजेस टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। मतलब सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो अपने इनलिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं, उसी के बारे में हम इसमें देखते हैं। जैसे कि व्यक्ति इंडिविजुअल क्या करना चाहता है? अपना स्वयं का सेटिस्फेक्शन पूरा करना चाहता है। कोई अगर प्रोड्यूसर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। सरकार जो है वो क्या सोचती है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। ठीक है, तो ये अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं मैक्सिमम तरीके से इसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये लिखा है कि माइक्रो एंड मैक्रो जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? रैगनर फ्रिश के द्वारा दिया गया। अब इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। तो अर्थ का विज्ञान है, अर्थ का विज्ञान मतलब उस पैसों का अध्ययन करना, कि उस लिमिटेड फंड्स का अध्ययन करना। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन देखें तो आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बताया है उसी से रिलेटेड दिखेगी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर व्हिच डील्स विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। जो दुर्लभ संसाधन है उसका किस तरीके से उपयोग किया जा सके कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, कि इकोनॉमिक्स होता है और एक इकोनॉमी। दोनों चीज़ों में अंतर है। हम बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। क्या आपने देखा है, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम कुछ लोग देखते हैं कि कुछ लोग नौकरी पर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। कुछ एक फार्मर्स हैं जो अपनी खेती करते हैं। कुछ लोगों की दुकानें हैं, वो धंधा करते हैं। ठीक है, कुछ लोग खुद का काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग सिलाई करते हैं, कुछ बुनाई करते हैं। ठीक है, कुछ होटल खोले हुए हैं, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हम यहाँ देखते हैं कुछ डॉक्टर हैं, कुछ टीचर्स हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ पीपल हम आसपास देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या एक ही व्यक्ति सारे काम कर सकता है?
ठीक है, कि एक डॉक्टर हो वो खेती भी कर ले, ठीक, और वही लॉ भी कर ले, वही पढ़ा भी ले, ठीक है, वही धंधा भी कर ले, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक यही प्रकार का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग प्रोडक्शन करते हैं, लोग कंजम्पशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्या? अर्निंग लिवलीहुड। मतलब इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ठीक है, कोई कंज्यूम करता है, कोई प्रोड्यूस करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इन सब का स्ट्रक्चर जो रहता है जहाँ पर सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे फार्मर है तो उसने जो उगाया है वो क्या करेगा, वो मार्केट में बेच देगा तो उससे व्यापारी का काम चलेगा, ठीक है। व्यापारी वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, व्यापारी क्या करेगा, वो डॉक्टर को बेच देगा, डॉक्टर के पास खाना आएगा, डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, हम ये देखते हैं तो इसी सिस्टम में जहाँ हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, बेसिकली 5 चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन, जैसे रामलाल खेत में गेहूँ उगाता है, फैक्ट्री में राजू कपड़े बनाता है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, वस्तु या सर्विस का निर्माण करना, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण करना, हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे फार्मर वीट बनाता है, फैक्ट्री क्लॉथ्स निर्माण करती है, टीचर एजुकेशन देता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को। ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। दूसरा क्या है हमारा, एक्सचेंज। जैसे कोई रामलाल, जैसे मैंने नाम लिया किसी का, तो वह अपने गेहूँ मार्केट में बेचता है और सुमन अपनी दुकान पर कपड़े और राशन बेचती है, तो लोग पैसे देते हैं और सामान लेते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब है गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग करना। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं। तो एक पैसा देता है, उसके बदले में दूसरा सामान लेता है, ठीक है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जो ये इनकम होती है उसका वितरण करना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये अपना जो काम करते हैं उसके बदले उनको वेतन मिलता है, ठीक है। जैसे कि एक क्या हुआ कि अगर लैंड है तो लैंड पर क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो जो आय है उसका विभिन्न उत्पादन कारकों में बंटवारा करना ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी उपयोग में काम आता है तो उसको उसका वैतनिक प्रोवाइड कर देना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर है उपभोग। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कंजम्पशन। अगर पूछा जाए कभी कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो होता है कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना, उनका यूज करना। क्यों यूज करना, क्योंकि मानव की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो हम खाना खाएंगे, हमको रहना है तो हमको कपड़े पहनना होते हैं, ठीक है, हमको पढ़ाई करनी है तो किताबें चाहिए, तो हम इनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही कंजम्पशन कहा जाता है। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। और लास्ट क्या है हमारा, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब कि अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी तो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो अब गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वो क्या करती है, टैक्स भी लगाती है, एक्सपेंडिचर भी करती है। तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस में, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है। वो हमारे लिए सर्विसेज गुड्स भी प्रोवाइड करती है, उसी के साथ साथ हम पर टैक्स भी लगाती है, खर्च भी करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सारी क्या कहलाती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इकोनॉमिक्स जो है इसी सिस्टम को कहा जाता है जहाँ पर ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है परफॉर्म होती है, जहाँ पर लोग काम करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, ठीक है। तो इसी को इकोनॉमी कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी में देखें तो अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का वह विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य इस प्रकार से प्रबंधन करना है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जिससे परिवार, फर्म, सरकार क्या क्या चीज़ें करती है, उत्पादन हो गया, एक्सचेंज हो गया या कंजम्पशन हो गया, ये सारे एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, आप ये लिख सकते हो, सही है। अब उसके बाद देखें तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो ये क्या है। जब इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि आखिर विषय वस्तु क्या है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो अगर +2 लेवल की बात करें तो 12th में हमको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं,
इसके सब्जेक्ट मैटर में माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो इसमें हम माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्राइस एनालिसिस पढ़ते हैं, डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक, कॉस्ट पढ़ते हैं, रेवेन्यू पढ़ते हैं एक फर्म का, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम किस में लिख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं दूसरी तरफ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल की स्टडी करता है, ये होल की स्टडी करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे हम डिफरेंस के साथ, ठीक है। हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, मतलब कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे कंज्यूमर हो, आखिर वो डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, उनका अध्ययन करना, एक हाउस होल्ड हो। अब यहाँ पर हमने बात करी फर्म हो, कंज्यूमर हो या इंडस्ट्री हो। अच्छा, फर्म और इंडस्ट्री में क्या अंतर होता है, क्या यहाँ पर डिफरेंस होता है। फर्म क्या होती है, एक यूनिट होती है, एक इकाई होती है। इंडस्ट्री क्या होती है, एक पर्टिकुलर उद्योग से रिलेटेड जो है, जैसे कपड़ा उद्योग होगा, कपड़े की कितनी सारी दुकानें होंगी, अलग अलग दुकानें होंगी, अलग अलग कंपनी की दुकानें होंगी, अलग अलग कंपनी की दुकानें क्या है, अलग अलग फर्म्स है। उन सारी फर्म्स को मिलाकर क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा उद्योग बनेगा, पूरी इंडस्ट्री बनेगा, और उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है, जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। द वर्ड माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द से आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा, मतलब क्योंकि इसका हम व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हो गया, हाउस होल्ड फर्म्स हो गया। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें, तो जो मैक्रो शब्द है वह भी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है, मतलब कि ये इकोनॉमी को स्टडी करता है एज अ होल की तरीके से, ठीक है। अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जो डिसीजन ले रहा है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एक देश की जब हम बात करते हैं, वहाँ की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, वहाँ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। जैसे जीडीपी की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो ये सारे के सारे मैटर्स हमारे कहाँ आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मेथड की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं, हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंगल मार्केट के बारे में बात करते हैं अपन, और बाकी सबको क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि हम ये देखते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं, यहाँ पर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम में मतलब कि यहाँ पर सारी मार्केट को एक साथ स्टडी किया जाता है, मतलब सबको सिमल्टेनियसली, मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पर क्या पड़ा, दूसरे का तीसरे पर क्या पड़ा। जैसे कि मार्केट में क्या हो गया, अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो उस ओवर प्रोडक्शन का इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। अब ज़्यादा माल नहीं बनेगा, ज़्यादा माल नहीं बनेगा तो क्या हो गया, जो लेबर्स हैं उनको निकाल दिया जाएगा, लेबर्स को निकाल दिया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो वो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो और माल नहीं बिकेगा, और डिमांड नहीं होगी इकोनॉमी में। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड है और एक का इम्पैक्ट दूसरे पर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अपना जनरल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम होती है, यहाँ पर केवल एक मार्केट की स्टडी करते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेते हैं। वही जनरल इक्विलिब्रियम में हम सिमल्टेनियसली सारे मार्केट्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक यूनिट से होता है पर्सन, फैमिली या फर्म, ठीक है। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जीडीपी, जीएनपी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसके बारे में बात करते हैं, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ता है, ठीक है। वहीं वेरिएबल्स देख सकते हो आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म पहले हुआ था या माइक्रो का, ठीक है। मैक्रो का जो है बाद में आया था, जब 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आई थी। उसके बाद जेएम कीन्स जो है, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके द्वारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन हुआ था, ठीक। और ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड किसने दिए थे, रेगनर फ्रिश ने दिए थे। अब इसका इम्पोर्टेंस अगर देखें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस होता है एक इंडिविजुअल लेवल पर होता है कि एक इंडिविजुअल फर्म किस तरीके से डिसाइड करेगी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है,
उनकी डिसीजन मेकिंग को स्टडी करना, एक फर्म हो गई, एक फैमिली हो गया, एक व्यक्ति हो गया, पर्सन हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, उसके बारे में स्टडी करती है। और वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है कि जो नेशन है वो किस तरीके से आउटपुट डिसाइड करता है, उसकी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या है, वो पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करता है, ठीक है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सिंपल तरीके से फंक्शन करती है, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। इसको अगर हिंदी में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, अर्थात एक व्यक्ति, एक पारिवारिक फर्म। और वहीं आप समष्टि अर्थशास्त्र, इन सब की आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एक शब्द है इसमें दिया गया है, इसकी मान्यता जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो हम क्या मानते हैं, सेटेरिस पेरिबस। जो सेटेरिस पेरिबस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जहां हम ये देखते हैं कि सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कि बाकी बातें सामान्य रहने पर, मतलब कि दो वेरिएबल्स की जब हम स्टडी करते हैं, प्राइस और जैसे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, वहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की स्टडी करते हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या माना जाता है, हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, मतलब उनके इफेक्ट को हम स्टडी नहीं करते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, सेटेरिस पेरिबस, जिसका मतलब होता है बाकी बातें सामान्य रहने पर, मतलब कि बीइंग ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर ये क्या है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। ये में कहते हैं इसको वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आदर्शात्मक आदर्श की बात करेगा, आइडियलिज्म की बात करेगा, वहीं पॉजिटिव जो है रियलिज्म की बात करेगा, रियलिटी के बारे में बात करेगा। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है वो एक इस प्रकार का एनालिसिस है जो इकोनॉमिक फैक्ट्स और जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करता है। इसमें हम बताते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये रियलिटी पर बेस्ड होता है और इससे डेटा के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है या इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेसिंग पावर घट जाती है, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। इन्हें स्टेटिस्टिकल डेटा से वेरीफाई भी किया जा सकता है। इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि व्हाट इज को एक्सप्लेन करना, ठीक है, जो कि हम इसमें डिफरेंस में देखते हैं। इसका संबंध क्या है, व्हाट इज की क्या है के बारे में चर्चा करना और इसकी समस्याओं को हल करना। इसमें सेकंड पॉइंट देखो, इसे वास्तविक डेटा से सत्यापित किया जा सकता है। इसे सदैव तथ्यों पर आधारित होता है ये हमेशा, ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मूल्य निर्णय नहीं लिया जाता, मतलब कोई जजमेंट नहीं दिया जाता, जो जैसा है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, जो आर्थिक गतिविधि है या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी दिया, भारत में मूल्य स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से हम ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड होता है। इसमें हम बताते हैं कि इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, ये ओपिनियन और एथिकल जजमेंट से जुड़ा हुआ होता है और इसे ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट के पेट्रोल के दाम कम कर देने चाहिए या इनकम इनक्वालिटी कम होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट्स पर्सनल व्यूज हैं और सोशल वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि ये ऑट टू के बारे में बात करता है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी में। मतलब ये आइडियलिज्म की बात करेगा कि भाई इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए, सुझाव देगा, ये जजमेंट देगा, लेकिन इसको किसी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब किसी डेटा से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कह दूं कि जो वो भारत में है इस प्रकार की पॉलिसी आनी चाहिए मतलब क्या, इट डज नॉट मेक ना, उसको तुम वेरीफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं होगा या स्टेटिस्टिकल टूल नहीं होगे, क्योंकि वो तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सब्जेक्टिव है वो। जैसे नीचे लिखा हुआ है, भारत को बढ़ते मूल्य स्तर पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें दो चीजें देखने को मिल सकती है ना, कि कोई कहेगा कि कदम उठाने चाहिए, कोई कहेगा नहीं कि उठाने चाहिए। ये सब्जेक्टिव होता है, उसमें सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली क्या होता है, मोरल वैल्यूज जो है, एथिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कई प्रकार की वैल्यू जजमेंट देता है, ठीक है। मीनिंग में हमने देख लिया, व्हाट इज के बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी के बारे में बात करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाई किया जा सकता है, नॉर्मेटिव को नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होता है और ये आइडियल पर बेस्ड होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट देता है। इसका एग्जांपल है, देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम अगर बात करें
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी की डेफिनेशन तो देख लेते हैं, जहाँ पर लोग लिवलीहुड अर्न करने के लिए काम करते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन जैसे ये सारी चीज़ें, इन सबको मिलाकर ही क्या होती है, एक इकोनॉमी का निर्माण होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अब इकोनॉमी जो है इसको दो आधार में बांट दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी के दो तरीके से हम इनकी स्टडी करेंगे। पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार पर, यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के आधार पर, तो विकास के आधार में तीन कैटेगराइजेशन है, एक बैकवर्ड या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग विकासशील अर्थव्यवस्था, या एडवांस्ड या डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम देखेंगे कि डेवलप्ड जो इकोनॉमी है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पर हमको कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आज के समय में देखा जाए ना, तो ये आईएमएफ अलग तरीके से काउंट करता है, वर्ल्ड बैंक अलग तरीके से बताता है। आईएमएफ जहाँ देखते हैं तो उसने दो कैटेगरीज डिवाइड किए हुए हैं, एक जहाँ पर वो एडवांस्ड इकोनॉमीज रहती हैं और दूसरी क्या है, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, मतलब जो डेवलपिंग हो रही है, जैसे अपनी इंडिया की जो है वो इस इमर्जिंग मार्केट्स में ही आती है, मतलब इमर्ज कर रही है, अभी एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं हुई है। ठीक है, ये आईएमएफ डिसाइड करता है। ओके, बट अभी यहाँ हम देखते हैं यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डेवलप्ड इकोनॉमी। अच्छा, डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर कैपिटा इनकम हाई होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है और लोगों की बेसिक फैसिलिटीज जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है वहाँ। इन देशों में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और पुअर्टी लेवल बहुत कम होता है। यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होती है और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहती है यहाँ पर। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ हमको देखने को मिलते हैं, तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, टेक्नोलॉजी बेहतर हो, जहाँ रिसर्च पर पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है, जीडीपी अच्छी हो, लिटरेसी रेट, ये सारी जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे यूएसए हो गया, जापान, जर्मनी, यूके, ये सारे के सारे डेवलप्ड इकोनॉमीज के एग्जाम्पल हैं या विकसित अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, उन्नत तकनीक उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है दूसरा हमारा क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो होती है जो अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस में होती है। यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो मीडियम लेवल पर होती है और पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर तो रहा होता है लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन यहाँ सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा होता है लेकिन फुली डेवलप्ड नहीं होता। मतलब अगर आप जाओगे ना, अध्ययन करोगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है और जो बैकवर्ड इकोनॉमीज है उनका जो वहाँ की इकोनॉमी में रोल एग्रीकल्चर का जहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है ना, वहाँ वहाँ हमने ये पाया है कि वहाँ की इकोनॉमीज डेवलपिंग रही है। जहाँ पर रोल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा रहा है, वो इकोनॉमीज धीरे धीरे करके डेवलप्ड हो गई है। ठीक, तो डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब क्या है कि वो डेवलप हो रही है लेकिन अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है। मतलब वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन सुधार हो रहा है। वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, लेकिन फिर भी पुअर्टी की समस्या जो है वहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसी इकोनॉमीज कौन सी है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील। इंडिया या इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी डेवलपिंग इकोनॉमी में ही आती है। जैसे अपने पड़ोसी देश हो गए तो वो भी इसमें ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो बैकवर्ड या जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो ऐसी होती हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है, पुअर्टी हाई होती है और बेसिक फैसिलिटीज जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, सैनिटेशन की बहुत कमी होती है। यहाँ एग्रीकल्चर पर हैवी डिपेंडेंस होता है और टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है और अनएम्प्लॉयमेंट और माल न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर एक तो इकोनॉमी डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर काम नहीं हुआ है, लोग शिक्षित नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, टेक्नोलॉजी पर खर्च नहीं होता है वहाँ पैसा। ऐसी जो कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड या क्या बोलेंगे उसको, बैकवर्ड इकोनॉमी या लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में लाया जाएगा। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इथियोपिया हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान, सूडान, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है, नाइजर हो गया, चैड हो गया। ठीक है, नाइजर और चैड हो गया, ये अच्छे एग्जाम्पल रहेंगे। बाकी नेपाल, इथियोपिया सही रहेगा, इथियोपिया, नाइजर, चैड, ये हम देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स इन्हीं के हैं। ठीक है, तो अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं वह देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, आधारभूत संरचना कमजोर होती है और जीवन स्तर निम्न होता है। इसके बाद अगर हम देखें अब ऑन द बेसिस ऑफ
अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमको 3 प्रकार की इकोनॉमीज देखने को मिलती है। अब 3 में सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी की। अच्छा, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इस सिस्टम में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मेनली डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या तो बहुत ही कम होता है या तो होता ही नहीं। मतलब इसमें हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। तो मार्केट खुद डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किस प्राइस पर बिकेगा। ठीक है, तो मार्केट कैसे, मतलब डिमांड और सप्लाई के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड का नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक तरीके से कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी होती है। और अगर इसके बिल्कुल उधर जाया जाए तो यहाँ पर जो है रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ही नहीं होता है। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल समझे तो एक शहर में अगर मोबाइल की डिमांड बढ़ जाती है तो अब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्राइस बढ़ेगा और हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया नहीं, तो मार्केट ने खुद ही एडजस्ट कर लिया। ये सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर का होता है, इसीलिए इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। ये बेसिकली प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, प्रॉफिट जनरेट करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसके अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग होती है, डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। प्रॉफिट मोटिव मेन डिसाइडिंग फोर्स होता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर का एम सिंगल होता है, क्या, प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, या मिनिमल होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है वो बाद में देखते हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या तो होता ही नहीं है इसमें। कंज्यूमर को किंग माना जाता है, क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही प्रोड्यूस होगा, इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर को किंग माना जाता है। कंपटीशन यहाँ ज़्यादा होता है, जिससे कि क्या होता है, एफिशिएंसी और इनोवेशन पर काम होता है। अब जैसे कि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उससे दूसरा अच्छा बनाएगा, दूसरे तीसरा अच्छा बनाएगा, तो यहाँ पर कंपटीशन की वजह से इनोवेशन पर काम बेहतर होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब हर इंडिविजुअल अपने फर्म्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है उसको क्या कितना प्रोड्यूस करना है। इसमें किसी प्रकार से सेंट्रल लेवल पर अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, कि सरकार उस पर कुछ अथॉरिटी का, तो वैसा कुछ सिस्टम नहीं होता यहाँ। यहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अगर मेरिट देखें तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को एनकरेज करती है। प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि डिसीजन यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी पर ज़्यादा काम किया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो कंपटीशन होता है वो किसको बढ़ावा देता है, इनोवेशन को बढ़ावा देता है। तो ये सारे मेरिट्स हमको देखने को मिलते हैं। वहीं डेमेरिट, इसी के साथ हमको डिमेरिट्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि इनकम और वेल्थ यहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि फोकस किसको दिया जाता है, पैसों को और प्रॉफिट को फोकस किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ ऐसे लोग जो समाज से पिछड़े हुए हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक सेक्शन तो हमको यहाँ बहुत अमीर दिखेगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, और दूसरा सेक्शन हमको ऐसा दिखेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। ठीक है, तो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इसकी वजह से क्या है, बढ़ सकती है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव पर ज़्यादा फोकस होता है और सोशल वेलफेयर पर कम फोकस किया जाता है। पब्लिक गुड्स जैसे हो गई, एजुकेशन या हेल्थ केयर की सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, प्राइवेट फर्म्स ऑर्गेनाइज करेंगे और वो प्रॉफिट मोटिव की वजह से जो आम आदमी है उस तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पर रिस्क होता है एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक है, जिससे कि लोगों के सोशल वेलफेयर जो है ना उनको नुकसान होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो मार्केट फोर्सेस को डोमिनेंस तो है, और यह प्रॉफिट मोटिव मेन इसका ड्राइविंग फोर्स होता है। जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, ये सिस्टम एफिशिएंसी और ग्रोथ को देता है, लेकिन इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम यहाँ फिर भी बना हुआ होता है। ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में वही मैंने जो बताया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको, एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें आर्थिक गतिविधियां मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा संचालित होती है। तो सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या नगण्य होता है, नहीं होता है, ऐसा मान लो। ठीक है, अभी क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रली प्लान या कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं इसको। हिंदी में अगर इसको कहें तो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको। हिंदी में कहें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है इस सिस्टम में जो है मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है, उस वही कंट्रोल करती है। यहाँ मेन एम जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर को इंश्योर करना। ठीक है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को अचीव करना।
एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये ज़्यादातर जो इकोनॉमीज है ये वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमीज है। ठीक है, तो हम इनको देख सकते हैं एक तरीके से। इसका एग्जाम्पल कंप्लीटली नहीं है सोशलिस्ट, कंप्लीटली सोशलिस्ट वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोई भी कंट्री कंप्लीटली ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना ही कंप्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, वो उसका रुझान ज़्यादातर हमको मिक्स्ड इकोनॉमीज की तरफ देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों प्रकार के हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसका एक तरीके से समझें एग्जाम्पल के तरीके से, तो एक मान लो एक देश में जो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी यहाँ पर कि कितना गेहूं प्रोड्यूस होगा, कौन सी फैक्ट्री क्या बनाएगी, किस प्राइस पर सामान बिकेगा, कौन कितनी सैलरी पाएगा। मतलब यहाँ मार्केट डिसाइड नहीं करता है, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यही होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी गवर्नमेंट में पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज होंगी वो गवर्नमेंट की होंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट सेक्टर होगा। सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि तो गवर्नमेंट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी सभी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ लेने का काम करती है, और यहाँ का फोकस जो है प्रॉफिट के बदले सोशल वेलफेयर हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर के यहाँ राजा नहीं होता है, कंज्यूमर इज किंग कहाँ किया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तो यहाँ पर कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर, तो वो सबका ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमको देखने को मिल नहीं पाते, और जो डिसीजन होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट एंटरप्राइजेस का रोल यहाँ होता ही नहीं है। ठीक है, या नहीं होता है, या फिर बहुत ही कम होता है, बिल्कुल मिनिमल, या तो नहीं होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस कंपैरेटिवली स्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सबकी इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात की जाती है। तो इक्वालिटी जब समाज में लाई जाएगी तो उसके कारण जो है, जो ग्रोथ एंड इनोवेशन पर है उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि मेंटेन क्या करना पड़ेगा कि जो डिस्पैरिटी है वो ना बने समाज में। इसलिए तो इसके मेरिट्स हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको उतने पैसे मिलेंगे, कोई कम अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो इनोवेशन पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो पाता है, इस वजह से जो है यहाँ पर यहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली लेस देखने को मिलती है। हर सिटीजन की जो बेसिक राइट्स हैं, लेकिन जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ है, वो सबको मिलते हैं। यह इंश्योर करना गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन के यहाँ स्कोप हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है। डिमेरिट्स की बात करें तो यहाँ इंसेंटिव्स की कमी होती है, इस वजह से एफिशिएंसी नहीं होती। यही मैं बात कर रहा था। तो कंज्यूमर के पास जब चॉइस लिमिटेड होती है तो फ्रीडम की कमी होती है वहाँ। ठीक है, तो वो सब कुछ चूज नहीं कर सकता। कंपटीशन कम होने की वजह से इनोवेशन स्लो होता है, और ग्रोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से स्लो हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमको किसमें देखने को मिलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें हमको देखने को मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लें तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? अब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, अच्छा जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे पास ऑप्शन थे कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाएं या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाएं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने देखा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो यूएसएसआर है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि सारे सारे रिसोर्सेज किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो वहाँ ठीक है, अच्छी बात है कि भाई वहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट स्लो था। तो कुछ पॉइंट जो है भारत का जब निर्माण करते हुए आज़ादी के समय, तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी के ले लिए, और कुछ पॉइंट्स कहाँ के ले लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का होना, प्रॉफिट पर काम करना। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपने यहाँ जो इंडस्ट्रीज बनी ना, तो वो दोनों का मिश्रण करके बनी। अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी आया और गवर्नमेंट सेक्टर भी आया। तो ऐसे ही इकोनॉमीज को जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही हो, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल हो और मार्केट फोर्सेस का भी रोल हो, ऐसी इकोनॉमी को ही क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। जिससे कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और सोशल वेलफेयर को भी इंश्योर किया जा सके। उसी के आधार पर हमारे भारत की इकोनॉमी भी काम करती है। इसके अगर जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो हैवी हैवी इंडस्ट्रीज रहती है ना, जो कोर इंडस्ट्रीज, वो गवर्नमेंट के पास रहती है, और बाकी जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज रहती है वो किसके पास रहती है, प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट का भी रोल बना रहे। तो अगर एक एग्जांपल लें कि मोबाइल इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनीज के पास है, ठीक है, तो वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रही है। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ जाए या गरीब लोगों को राशन की जरूरत हो, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, वो सब्सिडी देती है, प्राइस कंट्रोल करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है। तो यहाँ दोनों है, मार्केट और गवर्नमेंट साथ मिलकर ही पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। इस इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए इंटरवीन करती है कि अगर मार्केट में फेलियर हो रहा है, बैलेंस क्रिएट हो रही है,
तो उसको करेक्ट करने का काम करती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहता, अधिकार नहीं रहता प्राइवेट प्रॉपर्टी का, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्राइस जो है सप्लाई और डिमांड से ही डिसाइड होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है। जैसे कि एमएसपी, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार के द्वारा लाया जाता है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन किया ना, ठीक है। तो और रिसोर्सेज का ओनरशिप जो है वो मिक्स होता है, कुछ गवर्नमेंट के पास होते हैं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास। अब इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल वेलफेयर के बीच में जो है मेरिट्स की बात करें तो उसमें क्या है, बैलेंस क्रिएट करना होता है सरकार को। गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू यहाँ इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश की जाती है, वहीं कंपटीशन होने की वजह से एफिशिएंसी बनी रहती है। और यहाँ पब्लिक जो सेक्टर है वो क्या करता है, एसेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करता है इन सारी इकोनॉमीज में, ठीक है। और वहीं डिमेरिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो डिमेरिट जो है वो, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा हो जाए तो एफिशिएंसी यहाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से कार्यकुशलता क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। पब्लिक सेक्टर में करप्शन और रेड टेपिज्म का मतलब लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार का जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने भारत में भी देखा था 1990 तक क्या हालत थी। कभी कभी पॉलिसीज जो है कन्फ्लिक्ट भी हो जाती हैं, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। तो ये सारी समस्या हमको इसमें देखने को मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है एक बैलेंस्ड सिस्टम है, जहाँ मार्केट ग्रोथ प्रोवाइड होती है और प्लस गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर को इंश्योर करती है। तो ये सिस्टम जो है प्रैक्टिकल और मॉडर्न इकोनॉमीज के लिए बहुत अच्छा है। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही काम करती हैं, और जो ज़्यादातर एडवांस इकोनॉमीज है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ झुकाव उनका अधिक होता है, ठीक है। तो आज की हम क्लास इधर ही रहते हैं, और बाकी का जो हमारा रह गया सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का किस तरीके से किया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पढ़ेंगे, इसके एजम्पशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, ये सारा कुछ अभी हमको पढ़ना रह गया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और ये होमवर्क है, होमवर्क में जो क्वेश्चन अभी आपको बन जाएंगे तो आप वो इसमें से देख कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े और ऐड कर दूंगा, तो इसमें से जो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं वो आप सॉल्व करके जरूर मुझे भेजें, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया, कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, उससे पहले हम ये देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली, डेवलपिंग इकोनॉमिक्स देख ली, नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देख लिया। तो बहुत सारा पोर्शन जैसे जो हमारे सिलेबस का है वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, ठीक है। अब हम जो कल करेंगे वो क्या रहेगा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।